हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स स्टडी विद तनवीर सर में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 8 जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पूरा चैप्टर को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 का नाम है हमारा प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके मन में सवाल आता है कि संसाधन अर्थात क्या है। तो चलिए उससे स्टूडेंट्स रीड करते हैं। यहाँ पे संसाधन के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को कुछ हद तक पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। प्रकृति से हजारों तत्व जो हैं वो रहे हुए हैं, पर हमें संसाधन नहीं कह सकते हैं। संसाधन स्टूडेंट्स उन्हीं चीज को कह सकते हैं जिसका यूज करते हैं, जिससे हम फायदा लेते हैं, ठीक है, जिनका हम उपयोग करते हैं, उन्हीं को हम संसाधन कह सकते हैं। ये तत्व तभी संसाधन कहे जाएंगे जब अपने विशिष्ट ज्ञान कौशल का उपयोग में ले सके हम, तो उस चीज को हम यहाँ पे संसाधन कह पाएंगे। दूसरी तरफ से कहें कि जिन वस्तु का मनुष्य आश्रित या निर्भर हो, उसके द्वारा निश्चित की गई आवश्यकता को पूरी हो एवं मनुष्य के पास उसका उपयोग करने की शारीरिक बौद्धिक क्षमता हो, तो इस अनुसार कोई भी वस्तु की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए काम में ली जाए, वह संसाधन बन जाती है। मतलब ऐसी वस्तु जिस पे मनुष्य क्या उस पर निर्भर रहता हो। जैसे हम मनुष्य क्या करता है, हर चीज पे निर्भर रहता है। कौन कौन सी, जैसे कपड़ा, पानी, रोटी, कपड़ा, ऐसा मकान वगैरह, ठीक है। जो चीज का हम यूज करते थे वो हम यूज करने के हमारे पास क्या है, उस लायक हम हैं। तो वो सारी चीजें जो होती हैं जिसको हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, जिसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जो हैं वो संसाधन क्या होती है, हमारे लिए बन जाती हैं। प्राचीन काल में भूमि में दबे हुए खनिजों की जानकारी मनुष्य को नहीं थी, तब वे संसाधन नहीं थे, परंतु आज उनकी उपयोगिता खनन प्रवृत्ति के विकास में मनुष्य जीवन के लिए वे अत्यंत आवश्यक बन चुके हैं, क्योंकि मनुष्य इन पर निर्भर हो चुका है। जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ऐसी चीजें वगैरह। प्रकृति संसाधन में उपयोगिता एवं कार्य करने की योग्यता दोनों गुणधर्म होने आवश्यक है। मतलब उनका उपयोग तो किस तरह करना है वो, और उस पर निकालने का कार्य किस तरह करना है, ये दोनों गुणधर्म क्या है, हमारे लिए आवश्यक है। प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति तीनों की परस्पर प्रक्रिया के द्वारा ही संसाधन बनते हैं। तो संसाधन किससे बनते हैं? प्रकृति यानी जो कुदरत से मिलता है वो, ठीक है, और मनुष्य उस पर कुछ काम करता है। तीसरे हम संस्कृति, तीनों की परस्पर प्रक्रिया के द्वारा ही क्या बनता है, संसाधन बनता है। अगले टॉपिक में स्टूडेंट्स हम संसाधनों के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। संसाधन हमें अनेक तरह से उपयोगी है। मनुष्य जीवन के हर चरण पर उसकी कोई ना कोई भूमिका हमारे ध्यान में आती है। कृषि प्रवृत्ति में उद्योग प्रवृत्ति तक सभी प्रवृत्तियां अंत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर अवलंबित हैं। इस संदर्भ में हम ध्यान दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये बता रहा है कि कृषि प्रवृत्ति से लेकर उद्योग प्रवृत्ति तक, चाहे वो इंसान कृषि करता हो या किसी भी फैक्ट्री में उद्योग वगैरह हो, तो प्रत्यक्ष अथवा तो परोक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर ही वो सब क्या करती है, निर्भर करती हैं। जैसा पहले यहाँ पे दिया, भोजन के रूप में कौन कौन से संसाधन हैं। मनुष्य की भोजन की आवश्यकता विविध संसाधनों से ही पूरी होती है। प्रकृति रूप से होने वाले फल की कृषि, मिलती विविध खाद्य फसलें, पालतू प्राणी के द्वारा प्राप्त होने वाले दूध एवं उसकी बनावट, मांस, जलाशयों से मिलती मछलियां एवं अन्य जलचर मनुष्य, मधुमक्खी के द्वारा बनाया गया मधु आदि चीजें खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग ली जाती है। तो ये सारी चीज वस्तुएं इंसान उसका यूज करता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, उसको बनाने का भी क्या करता है, वहां पे प्रयत्न करता है। तो ये सब चीजें क्या बन जाती है, उसके लिए संसाधन बन जाती हैं। आगे दिया हुआ नेक्स्ट यहाँ पे कच्चे माल का स्रोत। तो जैसे जंगलों से प्राप्त होने वाली विविध चीजें, जैसे कि कृषि के द्वारा उपलब्ध लकड़ी, पशु पालतू से प्राप्त ऊन, चमड़ा और मांस, खनिज, अयस्क आदि जैसे जो चीजें जो है वो अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाती हैं। तो ये भी उनके लिए क्या बन गया, संसाधन बन चुका है। संसाधन शक्ति के रूप में हम कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ऊर्जा के रूप में उद्योग एवं घरों के उपयोग ईंधन की तरह करते हैं। सूर्य प्रकाश, पवन, समुद्री ज्वार भाटा और जल प्रपात के द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार ये भी क्या कहलाएंगे, शक्ति के संसाधन कहलाएंगे। आगे दिया है हमें संसाधन के प्रकार। तो संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो यहाँ पे 3 प्रकार में संसाधन को बांटा गया है। जिसमें पहला है मालिकाना अधिकार, जिसमें क्या हो, किसी का मालिक का अधिकार, जैसे आपका खुद का मकान यानी वो आप पे उसका अधिकार है, पुनः प्राप्यता के आधार पर। और तीसरा हमारे पास दिया वितरण के क्षेत्र के आधार पर, मतलब एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसे प्राप्त कर सको, उसका अधिकार। और तीसरा वितरण के क्षेत्र पर उसका
अधिकार, परंतु मालिकाना दृष्टि से संसाधन के प्रकार इस प्रकार होते हैं जो नीचे यहाँ पे दिया गया है इसके मुताबिक। तो पहले मालिकाना दृष्टि से, तो मालिकाना दृष्टि में टोटल 3 टाइप्स के प्रकार देंगे, जिसमें व्यक्तिगत संसाधन, जिसमें किसी व्यक्ति या कौटुंबिक का मालिकाना हो, जैसे भूमि हो गया, किसी जमीन हो गई, घर वगैरह हो गया वो, तो ये पहला। नंबर 2 राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन में क्या किसी देश अथवा तो कोई राज्य का सार्वजनिक संपत्ति हो, सेना या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो ये क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। तीसरा दिया वैश्विक संसाधन, संपूर्ण विश्व के ऐसे तमाम भौतिक अभौतिक संपत्ति जिसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होता हो, तो इसका ये विवरण हो गया। अब उदाहरण एग्जाम्पल दिया गया, विश्व के सभी राष्ट्र के संयुक्त मालिकाना संसाधन, यानी विश्व के जो सभी राष्ट्र हैं उसका संयुक्त मालिकाना संसाधन ये कहलाता है। नेक्स्ट हम अब स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं संसाधनों के वितरण के आधार पर इसके प्रकार किस प्रकार होते हैं वो। तो पहला वितरण के क्षेत्र के आधार पर, जिसमें नंबर हमारे पास 3 यहाँ पर दिया था, ठीक है वो। तो सर्वसुलभ संसाधन, जैसे वातावरण में रही वायु, तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है ये। उसके बाद सामान्य सुलभ संसाधन, यानी सामान्यतः मिले ऐसे, जैसे भूमि, जमीन, जल, पानी और गौचर। तीसरा दिया विरल संसाधन, जिसमें प्राप्ति का स्थान क्या हो, मर्यादित तो ऐसे खनिज जिसमें पेट्रोल, डीजल, तांबा, सोना, यूरेनियम, ये सब क्या है, एक लिमिटेशन तक है। उसके बाद आगे दिया चौथा एकल संसाधन, विश्व में भाग्यवश 1 या 2 स्थलों पर मिलने वाले खनिज, जैसे क्रायोलाइट खनिज, जो सिर्फ ग्रीनलैंड से ही प्राप्त होता है। अब देखते हैं आगे, तालुका में देखकर हमें 2 प्रकार के वर्गीकरण समझे हैं हमने, जिसमें पहला मालिकाना और दूसरा यहाँ पे विवरण के आधार पर। संसाधनों के विभाग एवं अन्य रूपों से किए भी जा सकते हैं, जिसमें नवीनीकरणीय संसाधन, इसमें 2 भाग लिए जा सकते हैं। कुछ संसाधन स्वयं में निश्चित समय में उपयोग हुए हिस्से की पूर्ति करते हैं अथवा वे खत्म हो ऐसे अटूट होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी आदि वर्ग में आते हैं, जैसे नवीनीकरणीय होते ये क्या करते हैं, जैसे पशु पक्षी मरते हैं फिर क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, ठीक है। इस तरह अपने वो परिवार को क्या रखते हैं, बढ़ाए रखते हैं। जिस तरह जंगल को हम काटते हैं, फिर हमने पेड़ उगाए तो वर्षा ऋतु में वापस वो पेड़ जो है वो उग जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, नवीनीकरणीय, जैसे सूर्य प्रकाश हमें मिलता रहता है, ठीक है वो। और जबकि अनवीनीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो संसाधन एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता अथवा तो उन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता है। तो नज़दीक के जो आने वाले फ्यूचर में उनका पुनः उपयोग निर्माण असंभव हो, तो ऐसे खनिज को नवीनीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जिसमें खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का समावेश इस वर्ग के अंदर होता है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं संसाधनों का आयोजन एवं उनका संरक्षण। मनुष्य की समस्याएं जो अमर्यादित हैं, प्राकृतिक संसाधन जो है वो लेकिन क्या है, मर्यादित है, क्योंकि मनुष्य क्या है, बहुत ही बड़ा लालची होता है। आज इसको कि हर चीज की उसकी क्या है, कमी होती रहती है, कमी पड़ती रहती है, जबकि प्राकृतिक संसाधन जो है वो क्या है, लिमिटेशन तक ही मर्यादित है। विगत 100 वर्षों के द्वारा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हुए असाधारण विकास और भयंकर जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों का उपयोग भी अत्यंत ही अधिक बढ़ गया है, मतलब तेजी से होने लगा है। जाहिर सी बात है, अभी 10 लोग खाने वाले घर के अंदर, जब हो जाएंगे 20 लोग तो खाने की क्या है, तकलीफ आने वाली है फ्यूचर के अंदर। इस परिस्थिति के बारे में यदि गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो भविष्य में इसके खराब परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस कारण भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य। संरक्षण में उसका बचाव करना, जरूरत हो तभी उसका यूज करना। संसाधनों का संरक्षण करना अर्थात संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, कारण दीजिए कि संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण उपयोग क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि संसाधन जो है वो क्या है, मर्यादित हैं, तो ऐसे संसाधनों का हमें उपयोग कम करना चाहिए, ठीक है। अब और इसके बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले हैं। संरक्षण शब्द का सीधा संबंध संसाधनों की कमी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में जिस तरह दोहन हो रहा है, दोहन मतलब यहाँ पे दहन हो रहा है, उसी तरह संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन और उपयोग भी होता रहा है। तो विकास और वर्तमान जीवन स्तर बनाए रखना लगभग स्वप्नवत हो गया है, मतलब सपने के जैसा हो गया है। उसके लिए विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण और पुनः उपयोग जैसी बातें उसमें समाविष्ट हैं। किसी वृक्ष या जीव के अस्तित्व पर संकट हो तब उसके लिए आयोजित व्यवस्थापन को उसका संरक्षण कहा जाता है।
जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष की कोई जाति लुप्त हो रही है, तो उस जाति को बचाए रखने के लिए जो व्यवस्थापन जो किया जाता है, उस व्यवस्थापन को उसका संरक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, संसाधनों के आयोजन और संरक्षण के लिए आवश्यक तथ्यों को विचार पूर्वक क्या करना है, समझना है। तो पहला पॉइंट दिया है, सबसे पहले किसी एक प्रदेश या देश को एक इकाई मानकर उसके द्वारा उपयोग में ली गई अब तक बिन उपयोगी एवं संभावित संसाधनों की उपलब्धि एवं विशेष के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त करना। मतलब कोई भी देश अथवा तो जो प्रदेश है उसकी कोई सी भी एक चीज को इकाई मानकर उसके उपयोग में लिए गए अब तक बिन उपयोगी, जो मतलब फालतू उसका उपयोग किया, ऐसे संभावित साधनों की उपलब्धि एवं विशेष के बारे में क्या करना, जानकारी प्राप्त करना और उस पर क्या करना, रोक लगाना। दूसरा पॉइंट, जिन संसाधनों का प्रमाण मर्यादित अथवा तो अनवीनीकरणीय है उनका वैज्ञानिक रूप से दोहन करना चाहिए, मतलब जरूरत हो तभी उसका उपयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट दिया, जिन संसाधनों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है उसके विकास के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, जैसे वृक्ष वगैरह। आगे उसके बाद चौथा पॉइंट हमें दिया, जो संसाधन वर्तमान समय में सरलता या सहज से उपलब्ध हो उसे बिगाड़ने के बदले भावी अवस्था के जब जरूरत हो तभी अवस्था के लिए मितव्ययिता पूर्वक यानी कुशल पूर्वक उसे बचाना हमें चाहिए। आगे पढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट हमें दिया हुआ, मर्यादित मात्रा में उपलब्ध संसाधन बनाए रखना तकनीकी विकास के द्वारा उसके वैकल्पिक स्रोतों की खोज लंबे समय के अंतराल पर फायदेमंद है। मतलब अगर कोई संसाधन अगर मर्यादित है उसे हमें लॉन्ग टाइम तक चलाना है तो हमें क्या उसका तकनीकी विकास करना, जिससे उसका यूज कम किया जा सके अथवा तो खपत काम ज़्यादा हो लेकिन उसका जैसे पेट्रोल डीजल के खपत क्या हो, कम हो। जैसे हम जो बाइक वगैरह जो भी हम खरीदते हैं तो उसमें हमें ऐसी बाइक खरीदनी चाहिए जिसमें एवरेज ज़्यादा मिलते हो, जिससे हम क्या कर सके, हमारा पैसा भी बचेगा और हम फ्यूल को भी बचा सकते हैं। नंबर 6, संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा आवश्यक कानून एवं नियम बनाकर उसका अमल करना चाहिए। मतलब क्या, जैसे ऐसे जो भी संसाधन वगैरह हैं जो फ्यूचर में लुप्त होने के संकट के कगार पर हैं, तो उसको बचाए रखने के लिए सरकार के द्वारा संरक्षण कानून को जो है अमल में लाना चाहिए। आखिरी पॉइंट दिया है, नागरिकों को संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग से जुड़ी सभी बाबतों को अवगत होकर जन जागृति लानी चाहिए। जैसे फ्यूचर में 20 से 30 साल के बाद जो है फ्यूचर में पेट्रोल डीजल की जो है यहाँ पे खत्म होने वाला ऐसा कहा जाता है, तो उसके विषय में क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूक अभियान चलाना चाहिए। जैसे कि हम अगर जेब्रा क्रॉसिंग पे जाते हैं, अगर हम वहाँ पे स्टॉपेज हमारा आ गया तो मिनिमम 1 मिनट्स जो है वहाँ पे लोगों को रुकना पड़ता है, तो 1 मिनट्स तक आपको क्या करना, अपनी गाड़ी जो है वो ऑफ कर देनी है। आपको कहीं अपने घर के आसपास कहीं जाना हो किसी काम से, तो आपको पैदल ट्रैवल कर लेना चाहिए अथवा तो साइकिल का यूज़ कर लेना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए भी क्या होता है, फायदेमंद होता है। लेकिन आज का टाइम तो कैसा है कि छोटा छोटा बच्चा भी जो है वो बाइक लेके क्या होता है, गली में मोहल्ले में घूमता है और भौं भौं एक्सीलेटर करता है, जो लोगों को दिखाता है। ठीक है, अब उसके ऐसे करने से उसकी कोई वाहवाही नहीं होती, जबकि उसको लोग क्या बोलते हैं, बेवकूफ़ बोलते हैं कि देखो भाई ये अनपढ़ इंसान है कि परेशान कर रहा है और होशियारी मार रहा है। अगला पॉइंट हमारा दिया, जमीन का निर्माण किस तरह होता है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जमीन पृथ्वी की पपड़ी पर अनेक कणों की बनी एक परत होती है। तो जमीन स्टूडेंट्स क्या होती है, पृथ्वी की पपड़ी जो है उस पर अनेक कणों की बनी एक परत होती है, जिसमें खनिज, नमी, ह्यूमस यानी सेंद्रीय तत्व और हवा वगैरह मिले होते हैं। मिट्टी के नीचे उसमें मूल चट्टानी स्तर होते हैं। जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के घिसाव कटाव से मिलने वाले पदार्थों से होता है, जिसमें जैविक अवशेष, नमी एवं हवा मिलती है। अन्य रूप से कहें तो जमीन खनिज और जैविक पदार्थों का, जैविक जो तत्व है उसका क्या है, प्राकृतिक मिश्रण है। अगर शॉर्ट में अगर डेफिनेशन आपको कहनी है तो कह सकते हो जमीन अर्थात खनिज और जैविक तत्वों का प्राकृतिक मिश्रण। अब इसमें क्या होते हैं, सारे जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक परत जो है वो, ठीक है, खनिज, नमी, ह्यूमस और हवा वगैरह, तो ये सारे क्या आ गए, इसके जैविक तत्वों के अंदर आ गए। उसमें वनस्पति की वृद्धि विकास करने की क्षमता है। आगे का पॉइंट दिया है, जमीन के बारे में सिर्फ दिया है। तो जमीन की पपड़ी जो है वो सबसे ऊपरी सतह या स्तर, जिसे हम जमीन कहा जाता है। मतलब पृथ्वी की जो है सबसे ऊपरी सतह जो है, अथवा जिसे हम स्तर लायर बोलते हैं, उसे हम जमीन कहा जाता है, जिसमें वनस्पति की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्य होते हैं, जबकि उसका अनुपात सभी जमीन में एक समान
नहीं होता है। जैसे कहीं पे आपको लाल जमीन देखने मिलेगी, कहीं जमीन ऊंची होगी और कहीं जमीन क्या होगी, नीची होगी। इस तरह जमीन अर्थात सेंद्रीय पदार्थ युक्त मूल चट्टान और वनस्पति द्रवों के मिश्रण से बने असंगठित पदार्थों की पपड़ी अथवा तो स्तर को जमीन कहा जाता है। इसके पहले स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन के अंदर क्या देखा कि जमीन अर्थात खनिज और जैविक पदार्थों का प्राकृतिक मिश्रण, अर्थात हमने यहाँ पे क्या देखा, जमीन यहाँ पे हमने देखा। उसके बाद दूसरी हमें डेफिनेशन क्या मिलती है कि जमीन अर्थात सेंद्रीय पदार्थ मूल चट्टान एवं वनस्पति द्रवों के मिश्रण से बने असंगठित पदार्थों का, असंगठित जो है पदार्थ जो है उसकी पपड़ी का यहाँ पे इस तरह हम यहाँ पे कह सकते हैं। मूल चट्टानों को घिसाव या निक्षेपण के परिबल तोड़ करके उसके बारीक कण बनाते हैं और इस चूर्ण में बनाने तथा जीव जंतु की विघटन या सड़ने से बने सेंद्रीय तत्व उसमें मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया जो मूल चट्टान जो होती है उनका जब घिसाव अथवा तो निक्षेपण मतलब किसी उसे तोड़ा जाता है जिसमें से बारीक कण बनते, तो इस चूर्ण से वनस्पति जीव जंतु उनका यहाँ पे विघटन अथवा तो सड़ने से बने सेंद्रीय तत्व उसमें क्या हो जाते हैं, चट्टानों के अंदर जाते हैं अथवा तो उससे हमें मिलते हैं। ये सेंद्रीय तत्व वनस्पति के विकास में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक दिया है जमीन की उत्पत्ति के समय, मतलब जब जमीन की यहाँ बनती है तब उत्पत्ति के समय अंतराल संदर्भ में उस समय की जलवायु का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण या व्यापक है कि उस जलवायुनीय प्रदेश में विभिन्न प्रकार के चट्टानों से बनने वाली जमीन लंबे समय के अंतराल में एक ही प्रकार की होती है। तो इसलिए वहाँ का जो जलवायु प्रदेश जो है वो उसके लिए बहुत ही भूमिका निभाता है। जो चट्टान जो है उसके ऊपर से ही क्या होती है, सारी जमीन जो होती है वो एक ही प्रकार की होती है। अर्थात एक ही प्रकार की मूल चट्टानों से अलग अलग जलवायु समय अंतराल में बनने वाली जमीन अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपके माता पिता से आप क्या हुए, पैदा हुए, तो उनके जो मूल लक्षण जो है वो आपके अंदर देखने को मिलेंगे। उसी तरह उनकी जो मूल चट्टानों से जो अलग अलग जलवायु के समय अंतराल में बनने वाली जो जमीन जो होती है वो कैसी होती है, थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन उनके लक्षण जो उसके अंदर देखने को, उन जमीनों के अंदर देखने को मिलते हैं। जमीन का प्रकार उसके रंग, जलवायु, मृत चट्टान, कण रंजक, उपजाऊपन जैसे तथ्यों के ध्यान में रखकर किया जाता है। तो उसे डिवाइड किया था। अब ये आगे का टॉपिक हमारा है कि जमीन के प्रकार। तो स्टूडेंट्स से बता दूं कि जमीन के प्रकार जो है हर साल पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के लिए जमीन के प्रकार को लिखकर किसी 2 प्रकार के विषय में हमें समझाना रहता है। ऐसा 3 मार्क्स का सवाल आता है। इस तरह कुल इस चैप्टर से कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं एवरी ईयर। तो चलिए जमीन के प्रकार में पढ़ते हैं। तो वर्तमान समय में प्राकृतिक कृषि संशोधन परिषद यानी ICAR, ठीक है, तो ICAR के द्वारा भारत ने जमीनों को 8 प्रकार में बांटा गया है। आपको पूछा जाएगा ICAR के मुताबिक जमीन के प्रकारों के नाम लिखिए, जिनमें से किन्हीं 2 प्रकारों के विषय में समझाइए। जिसमें पर्वतीय जमीन, जंगल के प्रकार की पर्वतीय जमीन क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई दिखाई देती है। तो पहला दिया यहाँ पे कांप की जमीन दिया हुआ है, दूसरा लाल जमीन, तीसरा काली जमीन, फिर लेटेराइट जमीन, रेगिस्तानी जमीन, पर्वतीय जमीन, जंगल की जमीन और फिर लास्ट हमें दिया दलदलीय जमीन। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को इसके नाम के हिसाब से ही आपको समझ पड़ जाता है। जैसे कांप की जमीन, ठीक है, लाल जमीन लाल रंग की होगी, काली यानी काले रंग की जमीन, लेटेराइट, ठीक है, रेगिस्तानी, पर्वतीय। तो आपको नाम के हिसाब से इसकी जो है वो मीनिंग्स भी, आपको डेफिनेशन जो है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले स्टूडेंट जमीन के बारे में रीड करते हैं। इसमें पहला दिया कांप की जमीन। तो इस प्रकार की जमीन जो है भारत का, इसका कुल क्षेत्र जो है लगभग 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है। पूर्व से ब्रह्मपुत्र की घाटी से प्रारंभ कर पश्चिम में सतलज नदी तक उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में, इसमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मुख्य त्रिकोण प्रदेश में इस प्रकार की जमीन जो है पाई जाती है। तो किस त्रिकोण में पाई जाती है? तो यहाँ पे हमने देखा महानदी, ठीक है, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये जो 4 नदी जो है इसमें मुख्य त्रिकोण के रूप में जो प्रदेश जो है, मुख्य त्रिकोण के बीच का प्रदेश, उस प्रदेश में कांप की जमीन जो है वो पाई जाती है। और इसका क्षेत्रफल जो है भारत में लगभग 43% जितना क्षेत्रफल फैला हुआ है। आगे का टॉपिक दिया कांप की जमीन का निर्माण नदियों के द्वारा निक्षेपण कांप की आभारी है। मतलब जब
कांप की जमीन का निर्माण जो होता है, नदियों का निक्षेपण जब होता है उससे कांप की क्या होती है, उसकी आभारी है। आगे दिया है, इस जमीन में पोटास, फास्फोरस, एसिड एवं चूने का प्रमाण क्या होता है, अधिक होता है, जबकि नाइट्रोजन और नमी की मात्रा जो का प्रमाण जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब जिस जमीन में नमी कम होगी यानी उसमें पानी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, उसमें वृक्ष वगैरह जल्दी उग पाएंगे नहीं, उसमें पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो इसमें होता क्या है, तो पोटास, फास्फोरस, एसिड एवं चूने का प्रमाण जो होता है वो अधिक होता है। यदि इस जमीन में दलहन वर्ग की फसलें ली जाएं तो इसमें नाइट्रोजन की स्थिरता का प्रमाण जो होता है वो बढ़ाया जा सकता है। अगर दलहन जैसे अगर हम दाल की चीजें वस्तु अगर इसमें अगर हम बोते हैं यहाँ पे फसलें वगैरह, तो इसमें नाइट्रोजन यानी N2 का जो प्रमाण जो है यहाँ पे स्थिरता का प्रमाण हम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार जमीन में गेहूं, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई, तिलहन वगैरह जो है यहाँ पे कि जैसे फसलें जो है वो यहाँ पे ली जाती है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें एक मैप दिया है, तो इस मैप के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे जो कलर दिए हैं वो उसको डोमिनेट क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे कि कौन सी जमीन क्या क्या है। तो जैसे कि आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं लाल जमीन, तो लाल जमीन जो है यहाँ पे क्या है, ये जो आप देख रहे हैं प्रदेश, ये सारी जो है रेड रंग से, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे रेड जमीन जो है, लाल जमीन जो है वो पाई जाती है। उसके बाद आप येलो देख रहे हैं, तो येलो जमीन क्या है, यहाँ पे कांप की जमीन जैसे हमने देखा यहाँ पे गन्ना वगैरह, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा यह सब होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से राज्य हमारे आते हैं, तो पंजाब आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान के कुछ जो है वो यहाँ पे शहर वगैरह इसके अंदर आधे, साथ में आसम वगैरह भी यहाँ पे आ जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे लेटराइट जो है ग्रीन रंग में आपको देखने में, लेटराइट का जमीन का यहाँ पे प्रमाण थोड़ा क्या है, कम है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे रेगिस्तानी जमीन, तो रेगिस्तानी जमीन जो है यहाँ पे आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। और दूसरा फिर यहाँ पे काली जमीन जो है वो आपको कच्छ में यहाँ पे देखने, गुजरात के अंदर आपको देखने मिलेगी। तो इस तरह जमीन को यहाँ पे विभाजित किया गया ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। जैसे आपने देखा काली जमीन, तो काली जमीन जो है वो महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है, और यहाँ पे फिर नीचे उसके बाद हैदराबाद के अंदर भी, आंध्र प्रदेश के अंदर भी है, ठीक है, कुछ भागों में यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, साथ में बिहार में भी कुछ यहाँ पे आई हुई है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है लाल जमीन। तो लाल जमीन क्या है उसके बारे में विस्तृत यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो लाल जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 19% क्षेत्रफल में फैली हुई है। दक्षिण के द्वीपकल्प में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में बुंदेलखंड तक, पूर्व से राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम के कक्ष तक यह फैली है। राजस्थान में इस प्रकार की जमीन दिखाई देती है। इस जमीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। तो ये लाल जमीन क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, जिससे कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और कहाँ देखने जमीन, ये जमीन कहाँ देखने मिलती है, तो दक्षिण के द्वीपकल्प में तमिलनाडु से लेकर उत्तर से बुंदेलखंड तक एवं पूर्व के राजमहल की पहाड़ियों में पश्चिम में कच्छ तक यह जो है वो फैली हुई है। उसके बाद यह नीचे जाने पर पीले रंग में बदलता है। इन जमीनों में चूना, कंकड़, कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं, ये सब चीज जो है वो नहीं पाए जाते हैं। इन जमीन में अधिकांशतः मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटास की कमी दिखाई देती है। इस प्रकार की जमीन में बाजरी, कपास, गेहूं, ज्वार, अलसी, मूंगफली, आलू जैसी फसलें जो हैं वो ली जाती हैं, जो इस जमीन में, मतलब जो ये जमीन जो होती है इन फसलों के लिए क्या होती है, लाभकारी होती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं होती और उपजाऊपन होती है उनके लिए। उसके बाद तीसरा दिया काली जमीन। तो काली जमीन अथवा तो रेंगूर जो है वो जमीन भारत के जो है लगभग भारत के अंदर 15 क्षेत्रफल जितनी यहाँ पे फैली हुई है। इस जमीन का उद्भव दक्कन के लावा के बिछने से हुआ था। दक्कन का जो लावा जो है वो जब बिछ गया तो उससे काली जमीन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब कहाँ तक ये जमीन देखने को मिलती है, तो वो बताया गया महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक के कुछ भाग में आदि जगहों पर इस जमीन को देखने को मिलती है। गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, तापी, वडोदरा जैसे जिले में इस प्रकार की जमीन जो है वह हमें देखने मिलती है। इस जमीन के निर्माण में लावा की चट्टानें जो हैं वो जलवायु की भूमिका क्या है इसके अंदर मुख्य है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा जो लावा जो था वो बिछ गया जिससे इस जमीन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब इस जमीन में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या दिखता है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला दिया हुआ है हमें लोहा, चूना,
कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रमाण जो है अधिक देखने मिलता है। इसका उपजाऊपन अच्छा माना जाता है। इस जमीन को नमी संग्रह शक्ति क्या होती, काफी अधिक होती है, और जब नमी सूख जाती है, मतलब सोख लेती है वो, तब इसमें दरार या भंग जो है वो बन जाता है, क्रैक वगैरह से पड़ जाते हैं। इस प्रकार जमीन में कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू, उड़द जैसे दलहन वर्ग की फसलें जो हैं वो ली जाती हैं। कपास की फसलों के लिए विशेष रूप से अनुकूल होने वाली इस जमीन को कपास की जमीन के रूप में भी पहचाना जाता है, यानी काली जमीन को जो है वो कपास के रूप में भी पहचाना जाता है, जो उनके लिए क्या होती है, बहुत ही मतलब यहाँ पे उपजाऊपन होती है, क्योंकि बहुत ही अनुकूल होती है कपास के लिए। चौथा यहाँ पे जमीन के प्रकार में दिया हुआ लेटराइट, मतलब जिसे हम पड़खाऊ जमीन भी कहा जाता है। इस जमीन का नाम लेटिन शब्द से लेटर अर्थात ईंट्स पर से पड़ा हुआ है। तो लेटराइट, अब लेटराइट यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो लेटिन भाषा का जो शब्द है लेटर अर्थात ईंट से पड़ा हुआ है, इसका लाल रंग और लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लाल रंग किसके कारण होता है, लौह ऑक्साइड के कारण होता है। यह जमीन भीगने एवं मक्खन की तरह मुलायम और सूखे तब कड़ी बन जाती है, यानी जब भीगती है तो एकदम मुलायम हो जाती है, यानी जब सूखती है तो एकदम ही कड़क बन जाती है। सूखी एवं नमीयुक्त जलवायु परिवर्तन और सिलिका में पदार्थों का निवारण, इसका निर्माण हुआ है। तो जो हमारी लेटराइट जमीन उसका निर्माण किस प्रकार यहाँ पे हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे देखा कि सूखी और नमीयुक्त जलवायु के परिवर्तन से, यानी सूखी अथवा तो जो हमारी वातावरण की जो नमी की जलवायु उसके परिवर्तन से और सिलिका में पदार्थों के निवारण से इसका निर्माण हुआ है। यह भारतीय द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में विकसित हुई दिखती है। इस प्रकार की जमीन में मुख्यतः लौह तत्व, पोटास, एल्यूमिनियम का प्रमाण अधिक होता है। यह जमीन कम उपजाऊ होती है, जबकि काली जमीन जो होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, परंतु इसमें खाद डालकर कपास, धान, रागी, गन्ना, चाय, कॉफी, काजू आदि फसलें जो हैं वो ली जाती हैं। इस जमीन को पड़खाऊ जमीन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पांचवा जमीन के प्रकार में हमें दिया हुआ यहाँ पे रेगिस्तानी प्रकार की जमीन, जिसे हम डेजर्ट, यानी आपने जैसे देखा होगा राजस्थान के अंदर, तो वो कहा जाता है। यह जमीन शुष्क, अर्ध शुष्क वाली परिस्थिति में होती है। यह जमीन रेतीली एवं कम उपजाऊ होती है। इसमें घुलनशील क्षारों का प्रमाण जो है वो अधिक होता है। इस प्रकार की जमीन राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पंजाब के कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, पाया जाता है। तो रेगिस्तानी जमीन आपको कहाँ देखने मिलती है, तो राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पंजाब के कुछ क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। गुजरात में इस प्रकार की जमीन जो है आपको कच्छ, सौराष्ट्र के कुछ भागों में यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंचाई की सुविधाओं से इसमें मतलब बाजरी, ज्वार की फसल जो है वो ली जाती है, क्योंकि रेगिस्तानी प्रदेश में सिंचाई की अधिक समस्याएं होती हैं, इसलिए बाजरी और ज्वार की फसलें ली जाती हैं। उसके बाद छठे नंबर पर दिया है जमीन के प्रकार में पर्वतीय जमीन, यानी पर्वत वाली जमीन। यह जमीन हिमालय की घाटियों के ढलानों के क्षेत्रों में 2700 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक, यहाँ पे 3000 मीटर तक, 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर जो है ये जमीन पाई जाती है। मतलब क्या, जो हमारी हिमालय की घाटियां हैं उसके ढलान से 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक की जो ऊंचाई पर अगर आप जाओगे, ठीक है, तब जाके ये जमीन पाई जाती है। इसके स्तर पतले एवं अपरिपक्व होते हैं। यह असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में पाई जाती, इस तरह की जमीन जो है वो देखने मिलती है। हिमालय की सामान्यतः ऊंचाई के भागों में देवदार, चीड़, पाइन के वृक्ष वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की जमीन जो है वो पाई जाती है। यानी पर्वतीय जमीन में कौन कौन से यहाँ पे वृक्ष देखने मिलते हैं, तो आप कह सकते हो देवदार, चीड़, ठीक है, पाइन जैसे वृक्ष जो हैं वो पर्वतीय जमीन में देखने को मिलते हैं अथवा पाए जाते हैं। सातवां दिया यहाँ पे प्रकार के अंदर जंगल के प्रकार की जमीन। इस प्रकार की जमीन हिमालय के शंकुद्रुम वनों में 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच सह्याद्री, पूर्व घाट एवं मध्य हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में है। वृक्ष के घिरे हुए पत्ते भूसतह ढकी रहती है। ये पत्ते सड़ने एवं सेंद्रीय पदार्थ का प्रमाण बढ़ने से जमीन का ऊपरी सतह जो होता है वो काला बना होता
है। जो जमीन के निचले स्तर की ओर जाने पर नीला अथवा तो लाल रंग में बदलता है, इस जमीन में चाय, कॉफी, गरम मसाला के उपरांत गेहूं, मक्का, जौ, धान की फसलें ली जाती हैं। यह जमीन अत्यधिक मर्यादित क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जंगल प्रकार की जमीन, जहां आपको वृक्ष पेड़ वगैरह दिखे अपने आप उगने वाले, तो वो कह सकते हो वो जंगल प्रकार की जमीन कह सकते हो आपको, और जिसका यहाँ पे जो है अत्यधिक मर्यादित यहाँ पे क्षेत्र हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। 8वां नंबर और आखिरी दिया हुआ है दलदली अथवा जिसका दूसरा नाम है पीठ प्रकार की जमीन भी कहा जाता है। तो दलदली अथवा तो पीठ प्रकार की जमीन, इस प्रकार की जमीन नमी वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के संचय से विकसित होती है। तो दलदली जमीन का विकास यहाँ पे अथवा तो निर्माण कैसे होता है, तो जमीन जो जमीन यहाँ पे नमी वाली क्षेत्रों में जैविक पदार्थों का संचय हुआ हो, तो वहां पे क्या होता है, दलदली जमीन का विकसित होता अथवा निर्माण होता है। वर्षा ऋतु में यह जमीन पानी में डूबी रहती है और पानी उतरते ही इनमें धान की कृषि जो है वो की जाती है। इस जमीन में जैविक पदार्थ एवं क्षारों की बहुलता तथा फॉस्फेट एवं पोटास की कमी होती है। जैविक पदार्थों और क्षारों की मतलब यहाँ पे क्या बहुलता है, नहीं बहुत ज़्यादा प्रमाण होता है यहाँ पे, जबकि फॉस्फेट और पोटास की यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। ऐसी जमीन जो है वो आपको उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के किनारे के भागों, उत्तर बिहार का मध्य भाग एवं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पाई जाती है। यह जमीन का क्षेत्र जो है वो मर्यादित है। आगे दिया हुआ जमीन का कटाव, तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, जमीन का कटाव जो है के विषय में समझाइए किस प्रकार जमीन के कटाव को रोक सकते हैं। तो हर साल ये पूछा जाता है सवाल बोर्ड के अंदर। तो जमीन का कटाव अर्थात जमीन के कणों के द्वारा गतिशील हवा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, जिसे जमीन का कटाव कहा जाता है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि आंधी तूफान के कारण जो धूल जो होती है वो एक जगह से स्थानांतरण कर दूसरी जगह पर चली जाती है, जिससे वो सतह जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी मतलब ढलान युक्त, यहाँ पे कह सकते हैं गड्ढा युक्त हो जाती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, जिसे जमीन का कटाव कहा जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं बारिश के समय जो बारिश का पानी जो होता है वो मिट्टी का क्या करता है, कटाव करता है, तो इसे भी जमीन का कटाव भी कहा जाता है। अन्य रूप से कहें तो ऊपरी जमीन के कणों का तेजी से प्राकृतिक कारकों के द्वारा अन्यत्र स्थानांतरण हो जाना, मीन्स क्या, किसी भी प्राकृतिक कारकों के द्वारा, से आंधी तूफान आया तो जमीन की सतह पर जो ऊपरी कण जो होते हैं वो एक सतह से मतलब स्थानांतरण कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और यह ऊपरी स्तर बनने में वर्षों जो बहुत ही सालों जो हैं वो लग जाते हैं। इसके कारण जो होता है वो भारी वर्षा या तूफानी पवन से कुछ दिन में धुल जाते हैं। जैसे आप बताएं, जैसे भारी बारिश हो गई तो इसके कण जो होते हैं वो धुल जाते हैं, अथवा तूफान अथवा पवन आ गया तो इसके कण जो होते हैं वो धुल जाते हैं, और कृषि उत्पादन जो है वो क्या होता है, घटता है। इस स्तर की सुरक्षा कृषि के लिए क्या होती है, अत्यंत ही आवश्यक है। जमीन का कटाव रोकना चाहिए। आगे हम यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, जमीन का कटाव रोकने के उपाय। हर साल जो है ये 3 मार्क्स का सवाल पूछा था, जमीन का कटाव अर्थात क्या, जमीन का कटाव रोकने के उपाय को बताइए। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, जमीन पर चराई की प्रवृत्ति को नियंत्रण में लेना, यानी जमीन पर जो गाय भैंस जो चराई करती है उसकी प्रवृत्ति को क्या करना, आपको नियंत्रण उसको करना। ढलान वाली जमीनों में समुच्च रेखीय सीढ़ी नुमा परिरूप में बुआई करना। अगर कोई ढलान वाला प्रदेश है तो वहां पे हमें सीढ़ी के रूप में क्या करना, उसकी बुआई करना, जिससे उसका जो यहाँ पे कटाव जो वो ना हो सके वर्षा ऋतु अथवा तो आंधी तूफान आने के समय पर। तीसरा पॉइंट दिया, ऊसर जमीन में वृक्ष लगाना, मीन्स जो जमीन खाली है, ठीक है, मिट्टी है, तो उस पर हमें क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन के कणों को जो क्या करते हैं, जो उससे पकड़ कर रखते हैं, जिससे जमीन का कटाव नहीं हो पाता है, चाहे वो आंधी तूफान आए, चाहे वर्षा ऋतु आए, बारिश हो, ठीक है उसमें। तो पानी के बहाव के चिन्ह हो वहां मेड़ बांधनी चाहिए। जहां पे पानी का बहाव हो उस जगह पर हमें क्या कर देना चाहिए, मेड़ बांध देना चाहिए, ताकि पानी जो है वो एक ही डायरेक्शन में चला जाए और जो हमारी खेती की जो जमीन जो है उसका क्या हो, कटाव ना हो सके। पानी का वेग कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में गहरी जुताई क्या करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए,
यानी अगर कोई ढलान वाला खेत है तो हमें वहाँ पे क्या करनी चाहिए, गहरी उसे जुताई उसकी करनी चाहिए, ताकि वहाँ पे पानी जो है वो भरा रह जाए और मिट्टी का कटाव जो है वो ना कर सकते। ये 5 पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़े। उसके बाद आगे स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे भूमि का संरक्षण। भूमि का संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे भूमि संरक्षण अर्थात जमीन का कटाव रोककर जमीन की गुणवत्ता बनाए रखना, अर्थात भूमि का संरक्षण यानी भूमि का बचाव करना आप कह सकते हैं। तो जमीन का कटाव रोककर जमीन की गुणवत्ता बनाए रखना अर्थात भूमि का संरक्षण। जमीन संरक्षण का सीधा संबंध मिट्टी के कणों को अपने मूल स्थान पर बनाए रखने से है। तो भूमि संरक्षण अर्थात क्या कि जमीन यहाँ पे जमीन संरक्षण का सीधा संबंध जो है, जो मिट्टी के जो कण हैं उसको अपने मूल यानी जो मिट्टी के कण यहाँ पर हैं तो उसी जगह पर बनाए रखना, वो उनका क्या है, वहाँ पे मेन मुद्दा है, मेन काम है। विश्व में विविध स्थानों पर उस स्थान एवं समस्या जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जिसका यहाँ पे अनुरूप उपाय भी किए जाते हैं। यदि भूमि संरक्षण न हो तो बाढ़ की संभावना बढ़ने से जान माल की सुरक्षा के सामने खतरा उत्पन्न होता है। इस तरह भूमि संरक्षण जो है वो अत्यंत ही आवश्यक है। जैसे बाढ़ वगैरह आ गई, ठीक है, लेकिन अगर जंगल वगैरह नहीं है तो उससे क्या होगा, वो और उसको क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स देखा होगा कि जहाँ पे भी जंगल वगैरह रहते हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पे आंधी तूफान वगैरह आता है तो वृक्ष वगैरह क्या करते हैं, उस आंधी तूफान को जो है वो रोक लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया ढलान वाले तेजी से प्रदेश पे हमें यहाँ पे बहता हुआ पानी, तो यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी का कटाव जो है यहाँ पे हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सीढ़ी के नुमा यहाँ पे हमें खेती करनी चाहिए। तो वही दिया हुआ है, ढलान पर बनाई सर्वोच्च क्वेरियों की रुकता में पानी यहाँ पे एक मेड़ बना देना चाहिए, ताकि पानी जो एक ही डायरेक्शन में जो है बह जाए। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या कर दिया, बीच में गहराई कर दिया ताकि पानी जो है यहाँ पे भर जाए, ठीक है, और जमीन जो है वो नमी यहाँ पे हो जाए। आगे दिया है भूमि संरक्षण के यहाँ पे उपाय दिया कि किस तरह भूमि संरक्षण कर सकते हैं आप, तो वो देखते हैं यहाँ पे। तो वनों की आच्छादन के कारण, यानी वनों की जो है वो उसकी कमी होने के कारण उनकी जड़ें जो हैं वो जमीन के कणों को जकड़ के रखती हैं। अगर वनों को यहाँ आच्छादन करेंगे, यानी वनों को अगर हम उगाते हैं तो उस जो जड़ें जो होती हैं वो वृक्ष की वो जमीन के कणों को जकड़े रखती है, जिससे भूमि का संरक्षण होता है। नदियों की नलिका अर्थात एवं कोतर एवं पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। मतलब पहाड़ी वाले स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। जब ढलान से जब पानी आता है तो वृक्षारोपण के कारण क्या होता है, जो जमीन की जो कण जो होती हैं वो क्या होते हैं, वृक्ष के जड़ से क्या होती है, जकड़े रखता है, जिससे जो जमीन का कटाव नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट, रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बहने वाले पवन को, यानी जो पवन आता है, ठीक है, बहने वाले पवन को रोकने के लिए वृक्ष की पंक्तियां जो है यहाँ पे पक्तियां जो है वो लगानी चाहिए। वो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से क्या करती हैं, रोकती हैं। जहाँ पे भी रेगिस्तान होगा वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, उसके किनारे किनारे जो है हमें वहाँ पे वृक्ष की पत्तियां लगा देनी चाहिए, तब पेड़ उगाना चाहिए, जिससे जो वृक्ष की पत्तियां जो है वो रेगिस्तान को और बढ़ने से रोकती हैं। आगे अगला पॉइंट दिया हुआ है, नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों में मोड़कर अथवा तो सूखी नदियों को भरकर अंकुश में लेना चाहिए। मतलब जब बाढ़ जब आती है तब हमें क्या करना चाहिए, नदियों को जो उसका मोड़ हमें चेंज कर देना चाहिए, अथवा तो जो सूखी नदी है उसको भरकर हमें उसमें अंकुश को लेना चाहिए। अब अगला पॉइंट यहाँ पे दिया, अनियंत्रित चराई से पहाड़ों की जमीन का स्तर ढीला बनता है और उसे रोकना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हमें कि जो पहाड़ी वाले इलाके हैं, तो पहाड़ी वाले इलाके पर हमें चराई, यानी जो हमारी गाय भैंस वगैरह जो भी पशु पक्षी जो चराई करते हैं, तो पहाड़ी वाले प्रदेश में उन्हें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। और उनके चराई के कारण क्या होता है, उसके जो पहाड़ी स्तर का जो जमीन का जो स्तर जो होता है वो क्या होता है, ढीला होता है, जिससे आंधी तूफान अथवा तो भारी बारिश होने के कारण जमीन का कटाव जो होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद आगे दिया हमारे पास, तो जैसे देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ फिगर यहाँ पे दिख रहे हैं इस तरह, तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे इस तरह हमें यहाँ पे कह सकते हैं सीढ़ी जैसा हमें बना देना चाहिए, ताकि जब भी बारिश वगैरह हो या आंधी तूफान वगैरह है तो मिट्टी का बहाव जो है वो ना कर सके, ठीक है। यानी सीढ़ी नुमा खेती और क्षैतिज समांतर जुताई करके हम इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, भूमि संरक्षण कर सकते हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे, तो अगला पॉइंट दिया है क्षैतिज समांतर जुताई, यानी क्षैतिज यानी कह सकते हैं जिसका एंगल जो है 45 हो, क्रॉस हो, ठीक है। तो क्षैतिज समांतर जुताई करके अथवा तो सीढ़ी नुमा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी क्षैतिज नुमा और ये जो हो गई हमारी सीढ़ी नुमा, ठीक है।
इन 2 प्रकार खेती इसी पद्धति को अपनाना चाहिए। बिन उपजाऊ हुई जमीन में पुनः सेंद्रीय पदार्थों को मिलाना चाहिए, इससे उपजाऊपन हो सके। उपयुक्त उपाय करने से जमीन का संरक्षण किया जा सकता है। जमीन का संरक्षण जो है आज के लिए यहाँ पे नितांत आवश्यकता है। इसके संरक्षण के लिए सरकार, समाज और उद्योगों को संयुक्त मतलब मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए और सरकार के द्वारा इसके संरक्षण के लिए जमीन के कानून भी बनाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल दिए, सवाल हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दिया संसाधन अर्थात क्या, उसके उपयोग को समझे। तो हर साल स्टूडेंट्स ये सवाल जो है 2 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, तो ये अभी इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों में से कोई एक सवाल आता है, भूमि का संरक्षण अर्थात क्या, उसके संरक्षण के उपाय। और तीसरा 3 मार्क्स का सवाल यहाँ पर आता है, जमीन के निर्माण की प्रक्रिया को बताकर उसे किस आधार पर यहाँ पे उसके प्रकार बताए गए हैं वो हमें बताना है। उसके बाद किसी भी 2 जमीन के बारे में, आपको पूरी जमीन के बारे में याद कर लेना, कम से कम उसमें 2 पूछा था, जमीन के प्रकार बताइए अथवा तो उनमें से किसी 2 के विषय में समझाइए। ऐसा एक सवाल 3 मार्क्स के लिए हर साल आता है। उसके बाद संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। यहाँ पे जमीन का कटाव रोकने को पाए, तो आपको जो 6-7 पॉइंट दिए वो 6-7 पॉइंट स्टूडेंट्स क्या करना है यहाँ पे आपको लिख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ पे दिया हुआ है पर्वतीय जमीन किसे कहते हैं, तो वो बता देना। जो पर्वत वाली क्या वो जो जमीन पाई जाती है, ठीक है, वो पर्वतीय जमीन कह सकते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक, ठीक है, जो हिमालय के ऊपर है, तो वो उसे पर्वतीय जमीन कहते हैं। उसके बाद रेगिस्तान प्रकार की जमीन के विषय में समझाइए, तो वो आपको समझा देना है। उसके बाद विकल्प चुनकर जो ऑप्शन है आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि विकल्प वाले ऑप्शन के अंदर जो सवाल राइट आंसर हो वो सिर्फ आपको एक ही सवाल क्या करना है, आपको आंसर के अंदर लिखना है। दूसरा सवाल जो है वो आपको मतलब बाकी सारे जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे लिखने नहीं है, इसका खास ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो जो है अच्छे से अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दीजिए अब तनवीर सर को इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद।